सो हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो जैसे आप जानते हो आईएससी बोर्ड्स के लिए फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 के लिए हम लोगों ने सीरीज को लेकर आए और आज मैं आप लोगों को कवर अप करवाने वाला हूं यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है हेल्थ एजुकेशन एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स। जो भी चीज हम लोग पढ़ेंगे वो क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाला है, 2025-26 के लिए रहेगा और आईएससी बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कवर अप करेंगे। तो अगर आप लोग को नहीं पता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पी का सिलेबस जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है आईएससी बोर्ड्स का। एक है सेक्शन ए जिसमें से हम लोग आज वो कवर अप करने वाले हैं यूनिट नंबर 5। इससे पहले फर्स्ट से लेकर 4 तक के हम लोगों ने कवर अप कर लिया। अगर आपने नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। इसके बाद 6 चैप्टर के बाद हमारा सेक्शन नंबर बी जो है उसको शुरू करेंगे। यहाँ पे 9 स्पोर्ट्स दिए, उसमें से सिर्फ 2 को ही याद रखना है आपको और उन 2 को ही लिख कर आना। अब आप कहोगे भैया अगर ये भी दिया हुआ है और जो हमने चूज करे वो नहीं आया, तो ऐसा नहीं होता है। सारे स्पोर्ट्स के क्वेश्चन रहते हैं, आपको किसी 2 को ही चूज करके करना है। तो जो बेस्ट आप लोग के लिए हो सकता है मैं वाले यहाँ पे कवर अप करवा दूंगा। तो सिलेबस की अगर बात करी जाए तो ये सारे पोर्शंस को हम लोग को कवर अप करना है आईएससी बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आप लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए हुए न्यू सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने आईएससी के लिए वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल नहीं लिए तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने मेरी खुद की आईएससी की वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल फिजिकल एजुकेशन का लेकर आ गया हूं, जिसके अंदर आपको मिल रहा है चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर। 2016 से लेकर 25 तक के सारे क्वेश्चन पेपर्स आप लोग को इसमें मिल रहे हैं कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन के फॉर्म में, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, माइंड मैप्स, कीवर्ड्स, आंसर टिप्स, सॉल्व पेपर, सैंपल पेपर, सब कुछ आप लोग को मिल रहा है विद आंसर के साथ, विद मेरे नोट्स के साथ। तो वन ऑफ द बेस्ट स्टडी मटेरियल आप सभी लोग के लिए होने वाला है। तो अगर आप लोग अभी तक के कंफ्यूज्ड हो और अगर आपने नहीं लियो मटेरियल या आपने ले भी लियो लेकिन चीजें समझ में नहीं आ रही, तो याद रखना ये तुम्हारे ज़की भैया की जो बुक है ये वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल रहेगी। वीडियो को देखने के बाद बस इस बुक के साथ एक तगड़ी प्रैक्टिस कर लेना, ये मैं गारंटी दे देता हूं कि वन ऑफ द बेस्ट मार्क्स आप स्कोर कर लोगे। डिस्क्रिप्शन में डिस्काउंट लिंक आप लोग को दे दिया हूं, वहां से जाके आप लोग Amazon के थ्रू आज ही ऑर्डर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जो है आप लोग करने वाला है इंट्रोडक्शन पोर्शन। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है हेल्थ। आखिर हेल्थ होती क्या है? तो WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ होता क्या है? हेल्थ इज द स्टेट ऑफ द कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ द डिसीज इन द इंफर्मिटी। हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि बीमारी का ना होना हेल्थ कहलाता है। अगर आप फिजिकली, मेंटली, सोशली वेलबींग हो, पूरी तरीके से ठीक हो, तब हम उसे कहते हैं हेल्थ। अब हेल्थ तो समझ लिए, अब समझ लेते हैं कि हेल्थ एजुकेशन क्या है। तो WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ एजुकेशन का मतलब होता है कि जहां पे आप लोग हेल्थ के बारे में लोगों को अवेयर कर रहे हो कि कैसे हेल्थ केयर करें, कैसे कंसर्न रहे अपनी हेल्थ के लिए और कैसे लोगों तक के आप हेल्दी बिहेवियर के बारे में प्रमोट कर सको। जैसे मैं आज आप लोग को हेल्थ एजुकेशन के बारे में समझाऊंगा, ये बताऊंगा कि कैसे आपको अपने आप को हेल्दी रखना है, बीमारियों से दूर रखना है, फिजिकली, मेंटली, सोशली वेलबींग रखना है अपने आप को। जब इस टाइप की एजुकेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, सीधी बात है उसे हम लोग हेल्थ एजुकेशन कहते हैं। अब हेल्थ एजुकेशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है दोस्तों? तो ऑब्जेक्टिव बेसिकली इसका ये है कि यार लोगों को तक के हम लोग हेल्दी हैबिट्स के बारे में लोगों को सिखाएं, डिसीजेस से बचने का रास्ता बताएं, कैसे हाइजीन को मेंटेन करना है उसके नॉलेज को प्रोवाइड करना है वो हम लोग यहाँ पे बताते हैं लोगों को, कैसे अपनी लिविंग कंडीशन को इंप्रूव कर सके जिससे कि आप लोग और हेल्दी रहो उसके बारे में समझाते हैं। और हम लोग अवेयरनेस देते हैं फर्स्ट एड के बारे में भी, सो दैट अगर कोई प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ी किसी भी इंसान को तो आप लोग प्रोवाइड कर सको। अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं हेल्थ एजुकेशन की, जहां पे हम लोग हेल्थ और हाइजीन के बारे में लोगों को बता रहे हैं, इंकरेज कर रहे हैं, जिससे कि वो अपनी लाइफ को इंप्लीमेंट करके बेहतर बना पाएंगे, कैसे लोग अपनी हेल्थ को मेंटेन करके रख सके उसके बारे में हम लोग यहाँ पे हेल्प करते हैं लोगों की, कैसे ह्यूमन रिलेशन को हम इंप्रूव कर सकते हैं उसके बारे में समझाते हैं। और लोगों को यह पता चलता है कि कैसे फिजिकल डिफेक्ट उनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो उसके बारे में समझाने का काम भी हेल्थ एजुकेशन में किया जाता है। अगर उसके बारे में पता चल जाए तो सीधी बात है आप उसके लिए पहले से ट्रीटमेंट ले सकते हो, अपने आप को क्योर कर सकते हो। और हेल्थ एजुकेशन सेफ्टी एजुकेशन का भी पार्ट होती है। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो है आप लोग का प्रिवेलेंट हेल्थ प्रॉब्लम जो आप लोग को देखने को मिलती है। वो कौन कौन सी है? जनरली अगर देखा जाए तो एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, कम्युनिकेबल डिसीजेस, एपिडेमिक, ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड्स, ड्रग एडिक्शन, डायबिटीज, माल न्यूट्रिशन, ओबेसिटी, डिप्रेशन, ये सभी के सभी प्रिवेलेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स है जिसको अभी हम लोग को समझना है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कम्युनिकेबल डिसीजेस क्या होती है। तो एक ऐसे टाइप की डिसीजेस होती है दोस्तों जो पर्सन टू पर्सन फैलती है, जर्म्स के थ्रू, पेस्ट के थ्रू, और किसी भी हेल्दी पर्सन को अनहेल्दी बना सकती है। तो ऐसे टाइप की डिसीजेस को कहते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेस। अब कैसे कम्युनिकेबल डिसीजेस जो है ये स्प्रेड हो सकती है दोस्तों? तो ये एयर के थ्रू हो सकती है, फूड के थ्रू हो सकती है, ड्रिंक्स के थ्रू, पेरेंट्स के थ्रू, डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू, क्लोथ्स के थ्रू, या इनडायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू, या जेनेटिकल ऑर्गन्स के थ्रू, या फिर डर्टी हैंड्स के थ्रू, या फिर सेक्सुअली कांटेक्ट होने की वजह से ये सारी कम्युनिकेबल डिसीजेस फैलती है। जैसे एक इन्फेक्टेड पर्सन है और ये एक हेल्दी पर्सन है,
मान लिया उसने अगर डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू लाइक हाथ मिला लिया है, किसी मिस्सी कर लिया, तो उसकी वजह से हेल्दी पर्सन भी इन्फेक्टेड हो सकता है इस इन्फेक्टेड पर्सन से, या इन्फेक्टेड पर्सन किसी एनिमल के कांटेक्ट में आया, वो इन्फेक्टेड हुआ और फिर उसके थ्रू हेल्दी पर्सन इन्फेक्ट हो गया, ऐसा भी हो सकता है। अगला जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है दोस्तों एपिडेमिक। आखिर एपिडेमिक क्या है? पेंडेमिक तो आप लोगों ने कोविड के टाइम पे सुने ही होंगे, लेकिन एपिडेमिक थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको अगर अच्छे से समझना है तो कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। एपिडेमिक को हम लोग आउटबर्स्ट भी कहते हैं। अभी जो एपिडेमिक होता है ये किसी सर्टेन रीजन के अंदर वहीं के लोगों पे इन्फेक्ट हो जाता है, उसे हम लोग कहते हैं एपिडेमिक, और ये एक हेल्थ प्रॉब्लम है। पेंडेमिक की अगर बात करें तो एपिडेमिक अगर बाकी जगहों में, मतलब जैसे देखो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो साउथ अमेरिका में ही वहीं पे एक स्पेसिफिक डिसीज आ गई, मान लो चिकन पॉक्स वहीं के लोगों को फैल गया और सिर्फ वहीं तक के रहा, तो उसे हम लोगों ने कहा है एपिडेमिक। अब ये चिकन पॉक्स जो है ये वर्ल्ड के बाकी हर एक कोने तक के पहुंच गया। जैसे कोविड-19 पहले एपिडेमिक था सिर्फ और सिर्फ चाइना तक के, क्योंकि चाइना के लोग ही वहां पे इन्फेक्ट हो रहे थे, लेकिन चाइना से फिर वो ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड आउट हुआ और बन गया पेंडेमिक। तो पेंडेमिक क्या होता है दोस्तों? एक ऐसे टाइप का एपिडेमिक जो कि अक्रॉस द रीजन फैल जाता है। इसके अलावा एक और होता है एंडेमिक। एंडेमिक एक ऐसे टाइप की डिसीज कंडीशन होती है जो किसी ना किसी रीजन में कभी ना कभी प्रेजेंट होते हुए आपको देखने को मिलती रहती है। जैसे स्वाइन फ्लू वगैरह कभी ना कभी किसी ना किसी रीजन में चलता ही रहता है, या मलेरिया हो गया। अगर हम लोग एपिडेमिक की बात करें तो ये भी एक हेल्थ प्रॉब्लम है। ये किसी ना किसी सर्टेन रीजन के अंदर ह्यूमन पॉपुलेशन में फैल जाता है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर। यहाँ पे डिफरेंट टाइप की डिसीजेस हो सकती है जो कि एपिडेमिक के फॉर्म में फैल सकती है, लाइक टाइफाइड, स्मॉल पॉक्स, प्लेग, येलो फीवर, डेंगू फीवर, सार्स, चिकनगुनिया। और याद रखिएगा एपिडेमिक के चक्कर में ना बहुत सारे नंबर ऑफ लोग अफेक्ट होते हैं और उनकी वजह से ढेर सारी मौतें भी हो सकती है, मतलब बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है। तो अगले टॉपिक की बात करते हैं दोस्तों, इसका नाम है ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्डस। एक ऐसे टाइप की कंडीशन है, एक ऐसे टाइप की हेल्थ कंडीशन है जो कि वर्क प्लेस में आप लोग को देखने को मिलती है, जहां पे जो लोग काम कर रहे हैं वो इससे अफेक्ट हो सकते हैं। किस टाइप से हो सकते हैं? तो कुछ मैंने यहाँ पे आप लोग को हजार्डस कंडीशन दे दिया हूं, उसके रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है उसके बारे में बात हो रही है। जैसे जहां पे हीट स्ट्रेस या कोल्ड स्ट्रेस का काम होता है, वहां पे हो सकता है वहां के लोगों को हीट स्ट्रोक आ जाए, या फ्रॉस्ट बाइट आ जाए, या हाइपोथर्मिया जैसी प्रॉब्लम हो जाए। जहां पे नॉइस वाला बहुत ज्यादा काम चलता है, हो सकता है वहां के लोग हियरिंग लॉस या फिर टिनिटस जैसी प्रॉब्लम से सफर हो सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड कहीं पे काम हो रहा है तो उसकी वजह से हेडेक, अनकॉन्शियसनेस या डेथ जैसी वाली प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिल सकती है। एस्बेस्टोस की बात करी जाए तो हो सकता है वहां के लोगों को लंग्स कैंसर या फिर एबेस्टोसिस हो सकता है। अल्ट्रावायलेट रेज की बात करी जाए तो उसकी वजह से स्किन कैंसर जैसी प्रॉब्लम हो सकती है वहां के काम करने वाले लोगों को। जहां पे काम में सिलिका यूज हो रहा है उसकी वजह से हो सकता है लंग्स कैंसर या फिर सिलिकोसिस जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। जहां पे मेटल फ्यूम लाइक लेड, क्रोमियम, कैंडियम या जिंक जैसी चीजों का यूज हो रहा है किसी वर्क प्लेस में, तो वहां के लोगों को हो सकता है आंखों में इरिटेशन हो सकती है, नोज में इरिटेशन हो सकती है, नर्वस सिस्टम वहां का अफेक्ट हो सकता है, फिर कैंसर जैसी प्रॉब्लम भी उन लोगों को फेस करना पड़ सकता है। जहां पे कोल का काम होता है दोस्तों, एंथ्रोक्रोसिस नाम से हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है। अगर कहीं पेंट का प्रॉब्लम चल रहा है तो अस्थमा या कैंसर जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कोलोन जैसी प्रॉब्लम है तो बायसिस्नोसिस जैसा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये चार्ट आपको याद होना चाहिए दोस्तों। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आप लोग का एमसीक्यू फॉर्मेट में बन सकता है, ये थोड़ा सा रटने वाला टॉपिक है। तो चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है ड्रग एडिक्शन। आखिर ड्रग एडिक्शन क्या है दोस्तों? तो ड्रग एडिक्शन में बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि ड्रग्स क्या होता है। तो ड्रग्स दोस्तों एक ऐसे टाइप का केमिकल सब्सटेंस होता है जो आपके नर्वस सिस्टम में कुछ इस तरीके से अफेक्ट करता है कि उस पर्सन का जो मूड है, इमोशन है या स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है वो ही कंप्लीटली चेंज हो जाता है। देखे होंगे ना जो ड्रग्स लेते हैं उनका जिंदगी का एक अलग ही स्टेट ऑफ माइंड हो जाता है। देखे होंगे ना जो लोग ड्रग्स लेते हैं उन लोग की कंडीशन पूरी तरीके से अलग हो जाती है, वो नॉर्मल पर्सन की तरह बिहेव ही नहीं करते, उनका मूड, उनका इमोशन पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है, उनकी लाइफ कुछ अलग ही चलने लग जाती है। ऐसे टाइप के सब्सटेंस जो कि इस तरीके का इफेक्ट दे देते हैं इंसानों को, उसको कहते हैं हम लोग ड्रग्स। अब चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर ड्रग अब्यूज क्या होता है। तो ड्रग अब्यूज का दूसरा नाम है दोस्तों सब्सटेंस अब्यूज। ड्रग अब्यूज एक ऐसे टाइप की कंडीशन है जब आप लोग किसी प्रिस्क्राइब ड्रग को इलीगल फॉर्म में अपनी बॉडी के अंदर कंज्यूम कर रहे हो, और ये बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है, इससे आप लोग की मौत भी हो सकती है। अब ड्रग अब्यूज क्यों डेंजरस होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। यह आप लोग को सबसे पहले एडिक्ट कर सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट। ड्रग जो रहते हैं वो फिजिकली और साइकोलॉजिकली आपको हार्म करते हैं। ड्रग जो रहते हैं वो आप लोग की क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी अफेक्ट करते हैं। अगर मैं टाइप्स ऑफ ड्रग्स की बात करूं तो दो टाइप के आप लोग के ड्रग्स होते हैं। एक होते हैं लीगल ड्रग्स लाइक कैफीन, अल्कोहल, टबैको, इन सब को हम लोग लीगल ड्रग्स के नाम से जानते हैं। दूसरे होते हैं इलीगल ड्रग्स लाइक हीरोइन, कोकेन, ट्रांक्विलिटिक,
एम्फेटामाइन, कैनबीज जैसे ड्रग्स, इन सभी को हम लोग कहते हैं इलीगल ड्रग्स, जिससे नशा होता है। अगले टॉपिक की बात करते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का रिहैबिलिटेशन। अभी रिहैबिलिटेशन क्या होता है? कई बार आपने देखे होंगे जो ड्रग एडिक्टेड लोग रहते हैं उन लोग को एक कैंप के अंदर ले जाया जाता है अगर उनको अपनी जिंदगी को वापस से नॉर्मल करना है तो वही कंडीशन रहती है रिहैबिलिटेशन की, जहां पे आप लोग किसी भी इंसान को उसकी नॉर्मल लाइफ में वापस लेकर आने के लिए जो काम करते हो वो आता है रिहैबिलिटेशन के अंदर, जहां पे आप लोग को थेरेपी दी जाती है अगर कोई इंसान एडिक्शन में रहा हो या इलनेस में रहा हो उसको। अब कैसे आप लोग रिहैबिलिटेशन दे सकते हो? तो आप लोग ऑक्यूपेशनल रिहैबिलिटेशन भी दे सकते हो, आप प्रॉपर मेडिकल चेकअप करा के उनकी कंडीशन को चेक करके रिहैबिलिटेशन वाली प्रोसेस में जा सकते हो। आप हो सकता है कि सर्जरी करवा सकते हो उनके लिए। मान लीजिए किसी का हाथ पांव नहीं है तो आप लोग यार आर्टिफिशियल लिम्स वगैरह का यूज कर सकते हो, आप थेरेपी, एक्सरसाइज ये सब करवा सकते हो। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर क्या रोल होता है कम्युनिटी का इन रिहैबिलिटेशन। तो कम्युनिटी का वन ऑफ द मोस्ट वाइटल रोल होता है फॉर रिहैबिलिटेशन प्रोसेस के लिए, क्योंकि जो कम्युनिटी है दोस्तों ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है, साथ में एक ऐसा एनवायरनमेंट भी बना सकती है जिससे कि लोग अपने आप को वापस से सही ट्रैक में लेकर आ पाए। कम्युनिटी जो रहती है वो प्रोवाइड करती है वोकेशनल गाइडेंस टू द डिसेबल्ड पर्सन सो दैट दे कैन मे अर्न देयर लाइवलीहुड एज वेल। इन सब के अलावा कौन सी सर्विसेज अवेलेबल है फॉर रिहैबिलिटेशन? तो सबसे पहले है दी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, इसके बाद अगली आती है ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फिर है भारत सेवा समाज, फिर है ऑल इंडिया ब्लाइंड रिलीफ सोसाइटी, अगली है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन, फिर है IIT, फिर है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, फिर है इंडस्ट्रियल होम फॉर ब्लाइंड, और इसके अलावा और भी आप लोग को डिफरेंट जगहों पर रिहैबिलिटेशन की सर्विसेज मिल सकती है। तो एटलीस्ट 4-5 याद रख लेना सो दैट आंसर राइटिंग में जब आप लिखोगे तो अच्छा लगे, ऐसा ना हो कि बस आप ज्ञान लिखकर आ जाओ लेकिन सर्विसेज के नाम ना लिखो। तो एटलीस्ट 4-5 याद कर लो यहाँ से। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का है, उसका नाम है डिसेबिलिटी। कि आखिर डिसेबिलिटी होती क्या है? तो WHO के अकॉर्डिंग डिसेबिलिटी का मतलब है कि इट इज द रिस्ट्रिक्शन और लैक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी इन अ मैटर और withdraw the range of considered to the normal for the human being। अब डिसेबिलिटी एक ऐसे टाइप की कंडीशन होती है दोस्तों जहां पे इंसान जो है वो परमानेंटली किसी भी स्पेसिफिक काम को नहीं कर पाता है। मान लीजिए उसके हाथ ही नहीं रहे तो ग्लास को नहीं उठा पाएगा, पानी नहीं पी पाएगा, तो मैं ये कह सकता हूं कहीं ना कहीं उसकी जिंदगी में एक किस्म से फंक्शन में रिस्ट्रिक्शन लग गए। ऐसे टाइप की कंडीशन को कहते हैं डिसेबिलिटी। अब डिसेबिलिटी भी अलग अलग टाइप की हो सकती है, फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है, सोशल डिसेबिलिटी हो सकती है, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी हो सकती है। तो आखिर क्या कॉजेस होते हैं डिसेबिलिटी के, आइए जान लेते हैं। सबसे पहला होता है मेंटल फैक्टर, दूसरा होता है फिजिकल फैक्टर, तीसरा हो सकता है एक्सीडेंटल फैक्टर, अगला हो सकता है माल न्यूट्रिशन की वजह से डिसेबिलिटी हो गई। इसके अलावा हो सकता है ऑक्यूपेशनल फैक्टर लाइक वर्क प्लेस में उनके हो सकता है हाथ वाथ चले गए। इसके अलावा हो सकता है लैक ऑफ एजुकेशन, कई बार होता है ना कि हाथ पैर टूट गया उसके बावजूद भी लोग डॉक्टर को ना दिखाते हुए किसी बाबा वगैरह के यहाँ चल जाते हैं ठीक करने, ऐसे में वो फिर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्या हो सकता है ड्रग्स की वजह से डिसेबिलिटी का प्रॉब्लम। जी हाँ बिल्कुल सही सुने हो। अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। अगला टॉपिक है आप लोग का कि करेक्ट पोस्चर क्या होता है दोस्तों। सबसे पहले पोस्चर क्या होता है? पोस्चर एक ऐसे टाइप की कंडीशन है जहां पे आपकी बॉडी कंप्लीटली बैलेंस स्टेट में होती है। तो करेक्ट पोस्चर कब अचीव हो सकता है? जैसे मैं भी नॉर्मल खड़ा हूं, अगर मैं ऐसा टेढ़ा खड़ा हो जाऊं एक पैर में तो करेक्ट पोस्चर होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे मैं अनबैलेंस होकर गिर सकता हूं ना। तो करेक्ट पोस्चर कौन सी कंडीशन है? वो एक ऐसी कंडीशन है जहां पे आपकी बॉडी एक्यूरेट फॉर्म में बैलेंस कंडीशन में हो, प्रॉपर मैनर में देखने को मिले व्हाइल सिटिंग, स्टैंडिंग, रीडिंग, राइटिंग या ड्यूरिंग एनी अदर एक्शन ऑफ बॉडी। अगर आप पोस्चर के बारे में जान रहे हैं तो आप लोगों को गुड पोस्चर के बारे में भी जानना जरूरी है। तो गुड पोस्चर क्या होता है दोस्तों? एक ऐसे टाइप की कंडीशन होती है जहां पे आप लोग की बॉडी सही तरीके से बैलेंस कंडीशन में रहे, बिना फैटिग में आए। मान लो मैं एक हाथ में खड़ा हो गया तो ऐसे में क्या होगा? हो सकता है मेरे हाथ में दर्द हो सकता है, वो टूट सकता है। ऐसे टाइप की कंडीशन है, गुड पोस्चर नहीं कहलाएगी। गुड पोस्चर वो कंडीशन कहलाएगी जब बॉडी बैलेंस फॉर्म में रहे बिना किसी फैटिग के। तो एग्जांपल के तौर पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये गुड पोस्चर है जहां पे जो बॉडी है वो बैलेंस कंडीशन में, लेकिन ये पुअर पोस्चर है जहां पे आप लोग का हेड जो है वो आगे की तरफ है, बैक जो है वो फ्लैट है, या फिर आप लोग का जो हेड है वो पीछे की तरफ चला गया है और स्वेन बैक जैसी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही हो। बैठते टाइम कुछ इस तरीके से कंडीशन होनी चाहिए दोस्तों कि आपका जो पेल्विक पोजीशन है वो न्यूट्रल रहना चाहिए। अगर ये न्यूट्रल नहीं रहा तो फिर याद रखना ये गुड पोस्चर के अंदर नहीं आएगा। हो सकता है आपके बैक के अंदर एक्सेसिव आर्च बन रहा है जिसकी वजह से आपका जो न्यूट्रल पोस्चर है वो खराब हो रहा हो, या बहुत ही ज्यादा आगे या हंच या सी कर्वेचर में चले जा रहे हैं जिससे पोस्चर खराब हो रहा हो। चलते टाइम आप लोग को ऐसा पीछे झुक कर नहीं चलना है या बहुत आगे झुक कर
नहीं चलना है, आपको बैलेंस अपराइट पोस्चर में रहते हुए चलना है। तो आखिर करेक्ट पोस्चर के इंपॉर्टेंस क्या होते हैं? सीधी बात है यार, आपका अपीयरेंस अच्छा दिखेगा, आपका मूवमेंट सही तरीके से हो पाएगा, फिजिकल फिटनेस आपकी बॉडी के अंदर अच्छी रहेगी, हाइजीन वैल्यू सही रहेगी, सोशल वैल्यू सही रहेगी, इकोनॉमिक वैल्यू सही रहेगी, आप डिसऑर्डर या डिसीजेस से बच के रहोगे और आपका मेंटल एटीट्यूड हमेशा बेहतर रहेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कुछ कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज जो आपके एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटी मतलब जो नॉर्मल पोस्चर है वैसा ना रहते, वो कोई टेढ़ा मेढ़ा पोस्चर हो गया, तो आखिर कौन कौन से हो जाते हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन जो देखी जाती है इसको कहते हैं काइफोसिस। ये एक्चुअल में स्पाइन के अंदर कर्वेचर आने की वजह से होती है। जब आपका जो ये ऊपर वाला रीजन है आगे की तरफ झुक जाए कुछ इस तरीके से, फॉरवर्ड कर्वेचर जब आपकी बॉडी के अंदर हो जाता है या ऐसे टाइप के एबनॉर्मल कर्वेचर आपकी स्पाइन में आ जाता है, उसे हम लोग काइफोसिस कहते हैं। ये माल न्यूट्रिशन, हैवी लोड उठाने की वजह से या वीक मसल्स की वजह से होते हैं। इसको ठीक करना है तो सोते वक्त आप लोग को पिलो यूज करते हुए सोना है बैक में, और धनुरासन भी परफॉर्म करोगे तो ये ठीक हो सकता है। अगला है लॉर्डोसिस। यहाँ पे जो आपका लंबर रीजन है वो आगे फॉरवर्ड बेंड हो जाता है, जिसकी वजह से आप बागा वाली पोजीशन पे आ जाते हो। इसे हम लोग इन्वर्ट कर्वेचर के नाम से जानते हैं। इम्प्रॉपर डाइट की वजह से, ओबेसिटी की वजह से या प्रॉपर तरीके से मसल्स का डेवलपमेंट ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप हलासन या सेटअप्स करोगे तो उसको ठीक कर सकते हो। नेक्स्ट है आप लोग का स्कोलिसिस। काइफोसिस में आप आगे झुक गए थे, लॉर्डोसिस में जो लंबर रीजन था वो आगे चला गया तो आप बेंड हो गए थे पीछे की तरफ। लेकिन स्कोलिसिस अगर आपको देखना तो उसके लिए आपको ऐसा पीछे होना पड़ेगा और अपने स्पाइन को देखना होगा कि जो नॉर्मल स्पाइन ऐसी होनी चाहिए थी वो वैसी नहीं है और एक एस टाइप का कर्वेचर बना रही है, उसे हम लोग कहते हैं स्कोलिसिस। जहां पे स्पाइन जो है वो लेटरल शिफ्ट होने लग जाती है, जिसे हम लोग साइडवे कर्वेचर के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग कहते हैं स्कोलिसिस का प्रॉब्लम। ये कब हो जाता है? जब आप लोग के पैर छोटे बड़े हो या फिर पैरालिसिस वगैरह जैसी प्रॉब्लम अगर आपको हो गई हो तो ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ठीक करने के लिए आप लोग कैट काउ पोजीशन कर सकते हो, प्लैंक कर सकते हो या एब्डोमिनल प्रेस करोगे तो भी ये ठीक हो जाएगी। अगला जो डिफॉर्मिटी इसका नाम है राउंड शोल्डर। राउंड शोल्डर के अंदर जो शोल्डर है वो आगे आ जाता है। देखो जैसे नॉर्मल शोल्डर ऐसे आगे आ गए तो उसे हम लोग कहते हैं राउंड शोल्डर की प्रॉब्लम। ये एक्चुअल में आप लोग को हेरिडिटी की वजह से हो सकता है और इंप्रेस करने के चक्कर में आप टाइट कपड़े पहनने की कोशिश करते हो तब ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। इसको ठीक करने के लिए चक्रासन और धनुरासन रेगुलर करें, ये ठीक हो जाएगा। अगले डिफॉर्मिटी की बात कर लेते हैं, इसका नाम है बो लैग दोस्तों। तो बो लैग होता क्या है? जैसे ये नॉर्मल पैर आप लोग के हैं, अगर ये पैर दूर दूर हो जाए तो ये बो लैग की कंडीशन कहलाएगी। और अगर आप लोग के पैर जैसे आप लोग के पैर यहाँ नॉर्मल है और अगर पैर जो है वो घुटने जो है और जो आपकी नीज है वो एकदम करीब आ जाए और एक दूसरे को नॉक नॉक करने लग जाए तो उसे हम लोग कहेंगे नॉक नी का प्रॉब्लम। तो नॉक नी का एकदम अपोजिट फॉर्म में आप लोग को बो लैग देखने को मिलता है। बो लैग में पैर दूर दूर हो जाते हैं, नॉक नी में पैर एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं, इंक्लूडिंग कुछ इतने करीब आ जाते हैं कि जो नीज है वो एक दूसरे को टच करने लग जाते हैं। बो लैग कब होता है? जब आप अपनी डाइट के अंदर कैल्शियम, फास्फोरस इनकी कमी रखते हो। ठीक करने के लिए एक प्रॉपर बैलेंस डाइट कंज्यूम करें और स्पेशली विटामिन डी की कंज्यूम करें डाइट। जब आप बहुत हैवी वेट उठाते हो या सही तरीके से डाइट कंज्यूम नहीं कर रहे हो, डाइट के अंदर कैल्शियम फास्फोरस की कमी तब हो जाता है। इसको ठीक करने के लिए पद्मासन या गोमुखासन कर सकते हो या हॉर्स राइडिंग करोगे तो भी ठीक हो जाता है। फ्लैट फीट एक ऐसे टाइप की कंडीशन होती है दोस्तों, जैसे कि एक नॉर्मल पर्सन के पैर में कर्वेचर होता है वैसा कर्वेचर आपको ना शो हो और कर्वेचर की जगह आपका पैर एकदम फ्लैट हो जाए नीचे से, उसे हम लोग कहते हैं फ्लैट फीट का प्रॉब्लम। फ्लैट फीट का प्रॉब्लम की वजह से आपके पैरों की हड्डियां भी टूट सकती है, फ्रैक्चर जैसा प्रॉब्लम हो सकता है। ये मोटापे की वजह से हो जाता है। बचपन के अंदर हर बच्चों को फ्लैट फीट वाला प्रॉब्लम रहता है। अब ये कब हो जाता है? अगर आप लोग जैसे फर्स्ट कॉपी शूज पहन रहे हो जिसका सोल अच्छे नहीं है तो उसके वजह से ये प्रॉब्लम हो जाता है। कई बार जेनेटिकली भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है, डायबिटीज जैसी कंडीशन की वजह से भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। टो रेज या फिर हील रेज करते हुए चलना है या काव्स की एक्सरसाइज अगर आप करोगे तो भी ये ठीक हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को सारी चीजें समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का पर्सनल हाइजीन क्या चीज है। तो पर्सनल हाइजीन बेसिकली एक ऐसे टाइप की कंडीशन होती है दोस्तों जहां पे आप लोग कैसे अपने आप को साफ सुथरा रखे हो उन सब के बारे में आप लोग यहाँ पे बातें करते हो। जैसे आप लोग खाना खाने जा रहे हो तो उससे पहले अपने हैंड को वॉश करो अच्छे से, नेल्स ग्रोथ हो चुकी है तो उसको कट करें, बाल बहुत ज्यादा बढ़ गए तो उसको कट करें या अगर बढ़ा रहे हो तो उसको आप लोग सही तरीके से धोए। आप अपने फेस को क्लीन रखे, कोई भी चीज को डायरेक्टली उठा के ना खाए, उसको धोते हुए खाए। बचपन में पढ़े होंगे टॉपिक है, बच्चों वाला टॉपिक है। अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस करते हो पर्सनल हाइजीन की तो आप लोग की जिंदगी के अंदर जितने भी टाइप के कम्युनिकेबल डिसीजेस है उससे आप लोग बच सकते हो। पर्सनल हाइजीन तब अचीव हो सकती है जब आप लोग पर्सनल क्लीनलीनेस रखोगे। अब ये पर्सनल क्लीनलीनेस कैसे रख सकते हो? जब आप केयर करो अपनी स्किन का, अपने बालों का, अपने नाक का, कान का, आंखों का, नाक का या अपने पैरों का या साथ ही साथ अपने हाथों का। अब आखिर क्या इंपॉर्टेंस होती है पर्सनल हाइजीन की? पर्सनल हाइजीन की वजह से आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल रहेगी, आप बीमारियों से दूर रहोगे। ये सब चीजें आप लोग को डे टू डे लाइफ में करते हुए चलना है, चाहे आप वर्क प्लेस में हो, घर में हो, स्कूल में हो।
या आपकी हेल्थ को प्रमोट करेगा या आपको हेल्दी रखेगा। अगर आप पर्सनल हाइजीन रखोगे तो सोशल इंपैक्ट सही रहेंगे। अगर आप पर्सनल हाइजीन में पहले से ध्यान दोगे तो बीमारियों से बचोगे, जिसकी वजह से लेस एक्सपेंडिचर होगा ऑन दी हेल्थ। और सीधी बात है यार, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पहले ही पर्सनल हाइजीन रखो जिससे कि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए, और ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी एज वेल। सिंपल वे में कहूं तो पर्सनल हाइजीन ना बेसिकली अपने आप को साफ सुथरा रखना और अपनी बॉडी का केयर करना कहलाता है, जिसकी वजह से आप हमेशा हेल्दी रहोगे और कॉन्फिडेंट रहोगे। तो पर्सनल हाइजीन के क्या क्या बेनिफिट हुए? आप बीमारियों से बचोगे, आपके पास से बदबू नहीं आएगी, आपका अपीयरेंस अच्छा रहेगा, सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा खुद का, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, सेल्फ डिसिप्लिन क्रिएट होगा, गुड एथिक्स सीखोगे जो कि फ्यूचर में आपके बहुत काम आएंगे। कौन कौन से एक अच्छी टिप्स हो सकती है पर्सनल हाइजीन को रखने के लिए? तो जब भी आप लोग अपने हाथों को धोते हो तो 20 से 30 सेकंड तक के उसको धोइए, उसके बाद फिर धो लीजिए। ऐसा नहीं कि जल्दी से धोए और हो गया काम। हमेशा आप लोग डिओड्रेंट यूज करें अपने अंडर आर्म पे, जिससे कि आप लोग बदबू से बच सको। हमेशा अपने हाथों को धोए अगर आप किसी भी चीजों को छू रहे हो, छूने से पहले भी, छूने के बाद भी। अब ये हो सकता है खाना हो, पेट हो या ट्रैशेस हो। हमेशा शावर लीजिए और अपने बालों को शैम्पू से धोए, अपने नेल्स को ट्रिम करके रखें और बाइट ना करें। जब भी अगर छींक आती है तो उस दौरान आप लोग टिश्यूज का यूज करें, ना कि अपनी स्लीव्स का। अपने कपड़ों को साफ सुथरा रखें और 24 घंटे में 2 बार ब्रश जरूर करें, और ब्रश करते टाइम एटलीस्ट 3 मिनट तो जरूर लगाएं। ऐसा नहीं कि बस ऐसे किया हो गया। और कहीं पे वायरस वगैरह स्प्रेड आउट हो चुका तो उस दौरान पे आप लोग को फेस मास्क जरूर यूज करना है। उस टाइम पे आप लोग को जोश में नहीं आना यार मेरे को तो कुछ नहीं होगा, अच्छे को हो जाता है। तो दोस्तों ये थे आप लोग के टॉपिक। आई होप आप लोग को समझ में आ गए होंगे। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग को दे रहा हूं, जल्दी से इस टॉपिक के रिगार्डिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। इनके सभी के सॉल्यूशन मेरी बुक के अंदर आपको मिल जाएंगे और ढेर सारे एमसीक्यूज भी मेरी बुक के अंदर मिल जाएंगे। और ये रहे इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट और हॉट क्वेश्चन जो आप लोगों को जरूर प्रैक्टिस करना है। इन सब क्वेश्चन के आंसर्स आप लोगों को मैंने पेज नंबर के साथ इंक्लूड कर दिया मेरी इस बुक के अंदर। तो आप लोग को करना क्या है, वीडियो तो आपने देख लिया, उसके बाद आप लोगों को बस रिवीजन मेरे इस बुक के अंदर जो नोट्स दिए उससे कर लो और सारे क्वेश्चंस लगा लो। इन क्वेश्चंस के अलावा भी और ढेर सारे क्वेश्चंस मैंने बुक के अंदर दे दिया हूं, और साथ में आप लोग को सेल्फ असेसमेंट शीट भी दिया हूं, जिससे कि आप खुद से प्रैक्टिस करके चेक करेंगे कितना आप लोग को याद रहा। और उस सेल्फ असेसमेंट शीट का भी आंसर आप लोग को मेरे बुक के अंदर मिल जाएगा। तो अगर अभी तक के नहीं लिया तो डिस्काउंट लिंक मैंने Amazon की दे दिया हो, जल्दी से जाएं, ऑर्डर करें और अपनी बेस्ट प्रिपरेशन करें फिजिकल एजुकेशन के मेरे इस बुक के साथ। तो चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। पढ़ाई करते रहे, सदा सेक्सी रहे मेरे स्टूडेंट्स, मेरी जान। बाय बाय।